हाँ, प्रिया राठौर, संजय वर्मा, रुचि कुमारी मीना, पिंकी चौधरी, लता, निकिता अंजना, सृष्टि गोयल, अपेक्षा। ठीक है, अभी अपन करेंगे माइटोसिस और मियोसिस। पूजा कुमारी, बीएससी, पूजा कुमावत भी आ गई। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, माइटोसिस करेंगे अपन। ठीक है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस को ले रहे हैं। ठीक है, तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? माइटोसिस और सोमेटिक सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन अथवा सोमेटिक डिवीजन कई कोशिकाओं में होने वाला वह विभाजन है जिसके फलस्वरूप दो समान आकार व परिमाण की पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में मदर सेल में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। तो बेटा सर्वप्रथम सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। तो फ्लेमिंग ने बताया कि केंद्रक विभाजन के समय क्रमबद्ध प्रतिक्रियाएं व प्रावस्थाएं प्रदर्शित होती रहती हैं और इस विभाजन में मतलब माइटोसिस में केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र लंबवत रूप से दो भागों में बट जाते हैं तथा प्रत्येक गुणसूत्र का एक एक क्रोमेटिड सहती केंद्रकों में चला जाता है। तो इस प्रकार प्लांट्स के विभाजन का अध्ययन ट्रेडेस्केंशिया की यंग लीफ तरुण पत्ती तथा प्याज की जड़ों के शीर्ष भागों में किया जा सकता है। तो बेटा कहने का मतलब है माइटोटिक डिवीजन समसूत्री विभाजन के दो चरण होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं। एक तो है केंद्रक विभाजन जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या है? कोशिका द्रव्य विभाजन। तो केंद्रक विभाजन में लगातार चलने वाली क्रियाओं को अध्ययन की दृष्टि से निम्न प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहला है बेटा इंटरफेज विभाजन अंतराल प्रावस्था, दूसरी है प्रोफेज पूर्वावस्था, तीसरी है मेटाफेज मध्यावस्था, चौथी है एनाफेज पश्चावस्था और टीलोफेज। तो अपन किसकी बात करेंगे? पहले इंटरफेज की विभाजन अंतराल अवस्था। तो जब कोशिका अविभाजन की अवस्था में होती है तो उस समय इसका केंद्रक विभाजन अंतराल अवस्था या उपाचयी अवस्था या मेटाबॉलिक स्टेट में होता है और इस प्रावस्था में न्यूक्लियर सेप घना व केंद्रक भित्ति से घिरा हुआ होता है। केंद्रक द्रव में अस्पष्ट क्रोमेटिन जाल या एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, एक या अधिक न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। तो इस प्रावस्था के दौरान इंटरफेज के दौरान होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का वर्णन कोशिका चक्र के वर्णन के अंतर्गत किया जा चुका है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये है बेटा इंटरफेज का डायग्राम है। कौन सा लास्ट कर रही हूँ? देखो इंटरफेज का डायग्राम है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं अपन? विभाजन अंतराल अवस्था। तो इंटरफेज में केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियर सेप घना होता है
और केंद्रक भित्ति से घिरा हुआ होता है और केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन जाल, ये देख रहे हो क्रोमेटिन नेटवर्क व एक या अधिक केंद्रिक न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई प्रोफेज इंटरफेस की बात। अब अपन देखते हैं प्रोफेज की बात। अर्ली प्रोफेज व लेट प्रोफेज की बात करेंगे। तो प्रोफेज के बारे में पहले बताते हैं आपको कि पूर्वावस्था प्रोफेज को, ठीक है। तो विभाजन अंतराल प्रावस्था के पश्चात केंद्रक विभाजन की प्रथम प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है, मतलब प्रोफेज प्रारंभ हो जाता है। इंटरफेज के बाद क्या प्रारंभ होता है? प्रोफेज। तो यह एम प्रावस्था की सबसे लंबी अवस्था है जो कुछ मिनटों में पूरी होती है। इसे जैसे कि प्याज की जड़ अनियन रूट में 71 मिनट्स में प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है, जबकि ग्रास हॉपर की न्यूरोब्लास्ट में 102 मिनट लगते हैं प्रोफेज अवस्था को पूर्ण होने में। तो इस प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था? प्रोफेज के प्रमुख 3 लक्षण कौन कौन से होते हैं? वो निम्न होते हैं। पहला है बेटा क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्रों का विभेदन। पहला है क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्रों का विभेदन, ठीक है। तो दूसरा अपन पढ़ लेंगे। पहले अपन क्या देखते हैं? इस प्रावस्था के प्रारंभ में क्रोमेटिन से बने गुणसूत्र कुंडलित होते हैं और पतले होते हैं, किंतु बाद में गुणसूत्र मोटे व छोटे होने लगते हैं। इसके लिए क्रोमेटिन जाल के सूत्रों से जल की हानि शुरू हो जाती है। देखना बेटा, ये प्रोफेज का डायग्राम है। तो मैं क्या बता रही हूँ कि इस प्रावस्था के प्रारंभ में क्रोमेटिन से बने गुणसूत्र कुंडलित और पतले होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है बी डायग्राम में। लेकिन बाद में ये गुणसूत्र मोटे व छोटे होने लगते हैं। इसके लिए क्रोमेटिन जाल के सूत्रों से जल की हानि शुरू हो जाती है, जिससे वह धीरे धीरे संघनित व मोटे हो जाते हैं। ये संरचनाएं ही गुणसूत्र कहलाती हैं, क्रोमोसोम्स कहलाती हैं। तो प्रत्येक जाति विशेष में इनका आकार व संख्या निश्चित होती है तथा ये जोड़ों में, पेयर में पाए जाते हैं। तो एस प्रावस्था में डीएनए डबलिंग के कारण इस प्रावस्था में स्पष्ट होने वाला प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड्स का बना दिखाई देता है। मतलब जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो 2 क्रोमेटिड्स का बना हुआ दिखाई देता है। क्रोमेटिड्स छोटे व मोटे होते हैं तथा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें सेंट्रोमियर तथा काइनेटोकोर होता है, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज के अंत तक गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। सेकेंड अपन देखते हैं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव तथा केंद्रक न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाते हैं तथा केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में आ जाता है। तीसरा क्या देखते हैं? स्पिंडल एपरेटस, तरकु उपकरण अथवा माइटोटिक उपकरण का बनना शुरू हो जाता है। तो शिनीएडर, ये लिख रहा है आपने, शिनीएडर ने सन 1935 में सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन के दौरान तरकु उपकरण स्पिंडल एपरेटस को देखा व स्पिंडल एपरेटस का वर्णन किया। तो जंतु कोशिका में माइटोटिक उपकरण निम्न भागों से मिलकर बना होता है। तो जो एनिमल सेल है उसमें जो माइटोटिक एपरेटस है बेटा, किससे मिलकर बना होता है? एक तो है तारा केंद्रक सेंट्रियोल्स, दूसरा है भी एस्टर्स एंड एवं
तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर्स। तो क्या बता रहे हैं, तर्कु उपकरण में सेंट्रियोल्स ध्रुवों पर, पोल्स पर स्थित होते हैं एवं प्रत्येक सेंट्रियोल एस्ट्रल तंतुओं द्वारा घिरा रहता है। दोनों सेंट्रियोल्स के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा निर्मित तर्कु तंतु पाए जाते हैं। तो तर्कु तंतु 4 प्रकार के होते हैं। ये जो बेटा तर्कु तंतु हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो है गुणसूत्रीय तंतु, ट्रैक्टाइल सूत्र। दूसरा है सपोर्टिंग फाइबर्स, सहारा देने वाले तंतु। तीसरा है इंटरजोनल फाइबर्स, अंतर क्षेत्रीय तंतु। एक है एस्ट्रल तंतु। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, गुणसूत्रीय तंतु। ठीक है, वह तंतु जो तर्कु उपकरण के मध्य भाग से ध्रुवों तक जाते हैं तथा जिन पर गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा रहता है, गुणसूत्रीय तंतु कहलाते हैं। अब बात करते हैं सपोर्टिंग फाइबर्स की। तो दोनों पोल्स से, दोनों ध्रुवों से जुड़े हुए तंतु जिनकी लंबाई सबसे अधिक होती है, सहारा देने वाले तंतु कहलाते हैं। अब है अंतर क्षेत्रीय तंतु, इंटरजोनल फाइबर्स। तो पृथक हो रहे दो क्रोमेटिड्स के सेंट्रोमियर के मध्य उपस्थित तंतु अंतर क्षेत्रीय तंतु कहलाते हैं। इन्हें एनाफेज व टीलोफेज प्रावस्थाओं में देखा जा सकता है। लास्ट है एस्ट्रल तंतु, एस्ट्रल फाइबर्स। तो सेंट्रियोल फैले हुए तंतु एस्ट्रल तंतु कहलाते हैं। प्लांट सेल्स में तर्कु उपकरण में सेंट्रियोल्स एस्ट्रल तंतु अनुपस्थित होते हैं। दोनों ध्रुवों के मध्य, दोनों पोल्स के मध्य ट्यूब्यूलिन प्रोटीन द्वारा निर्मित सूत्र पाए जाते हैं जिन्हें तर्कु तंतु कहते हैं। एस्ट्रल तंतुओं को छोड़कर शेष तीनों प्रकार के तंतु तर्कु उपकरण बनाते हैं। तो अब बात करते हैं मध्यावस्था की, मेटाफेज की। तो ये देखो बेटा, मेटाफेज इसमें दिखाया गया है। मेटाफेज में आप क्या देख रहे हो, ये वाला है, ये ई डायग्राम है मेटाफेज को, जिसको मैं इलाज कर रही हूँ। तो इक्वेटोरियल प्लेट पे गुणसूत्र व्यवस्थित है। तो अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, मध्यावस्था की बात करते हैं। ठीक है, मतलब मेटाफेज की। तो गुणसूत्रों का मध्य पट्टिका इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित होना, मतलब मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो मेटाफेज के प्रारंभ होते ही केंद्रक झिल्ली का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूर्ण रूपेण विलय हो जाता है, लेकिन साथ ही स्पिंडल सूत्र, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल सूत्र दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पिंडल सूत्र ट्यूब्यूलिन द्वारा निर्मित माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए दिखाई देते हैं। इनसे स्पिंडल उपकरण का निर्माण होता है और गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा इक्वेटोरियल प्लेन पर पहुंचना शुरू कर देते हैं और प्रो मेटाफेज अल्प अवधि मेटाफेज होती है। तो मध्यावस्था में, मेटाफेज में गुणसूत्र अपने अपने सेंट्रोमियर द्वारा स्पिंडल एपरेटस के ट्रैक्टाइल सूत्रों से जुड़ जाते हैं। सभी क्रोमोसोम, सभी गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्पिंडल की मध्य रेखा इक्वेटोरियल प्लेन पर व्यवस्थित कर लेते हैं तथा इक्वेटोरियल प्लेट मध्य पट्टिका बनाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र और अधिक कुंडलित होकर बहुत छोटे व मोटे हो जाते हैं, किंतु इनके क्रोमेटिड्स आपस में कभी भी
कुंडलित नहीं होते हैं। तो मेटाफेज के अंत में, मध्यावस्था के अंत में प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में 2 अर्धांशों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार क्रोमेटिड्स का काइनेटोकोर भाग, जिसमें पुत्री सेंट्रोमियर होता है, अलग हो जाता है तथा क्रोमेटिड्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अब है पश्चावस्था एनाफेज। तो क्रोमेटिड्स अथवा पुत्री गुणसूत्रों की ध्रुवों की ओर गति, ये देखते हैं अपन। एनाफेज में क्या होता है, जैसे कि एनाफेज है तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स एंड दीज chromosomes are moving towards the opposite poles. क्रोमोसोम्स एनाफेज में विपरीत ध्रुवों की ओर मूवमेंट करते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एनाफेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिड्स अथवा पुत्री गुणसूत्रों की ध्रुवों की ओर गति यह प्रावस्था एनाफेज कोशिका चक्र की एम प्रावस्था की सबसे अल्पकालिक प्रावस्था है। इसमें क्रोमेटिड्स सक्रिय होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं और क्रोमेटिड्स की गति के लिए सेंट्रोमियर व माइक्रोट्यूब्यूल्स की आपसी क्रिया आवश्यक होती है, जिससे धीरे धीरे ट्रैक्टाइल सूत्र सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। इनसे जुड़े हुए मोनोवेलेंट्स विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकते रहते हैं जब तक कि वे ध्रुवों पर पोल्स पर नहीं पहुंच जाते। इसी समय कुछ कंटिन्यूअस फाइबर्स, कुछ सपोर्टिंग सूत्र के माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबाई में बढ़कर फैल जाते हैं और यह सूत्र इंटरजोनल फाइबर्स कहलाते हैं, अंतर क्षेत्रीय तंतु कहलाते हैं। अब बात करते हैं टीलोफेज की। तो ये लंबी अवधि वाली आखिरी प्रावस्था है, जिसमें निम्न परिवर्तनों के बाद 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये है टीलोफेज और इसमें 2 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं। 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं टीलोफेज में। तो टीलोफेज में क्या होता है बेटा, इसको करते हैं अपन, ये तो है एनाफेज टीलोफेज। तो दोनों ध्रुवों पर पाए जाने वाले गुणसूत्र जल अवशोषित करके अकुंडलित होकर लंबे हो जाते हैं तथा धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं। इनके स्थान पर पतले लंबे सूत्र क्रोमेटिन जाल बनाते हैं, जो कि शुरू में केंद्रक झिल्ली के खंडों से घिर जाता है। बाद में ये खंड आपस में जुड़कर पुत्री केंद्रकों के चारों ओर पूर्ण केंद्रक आवरण झिल्ली बनाते हैं। तो इस प्रावस्था टीलोफेज के अंत में, इस प्रावस्था के अंत में केंद्रक फिर से दिखाई देना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार ध्रुव के स्थान पर संतति केंद्रक डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं। अतः एक ही जनक कोशिका में 2 केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो केंद्रक के बाहर होने वाले जीव द्रव्य विभाजन को कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पादपों में, प्लांट्स में इस विभाजन के लिए, साइटोकाइनेसिस के लिए स्पिंडल वाले क्षेत्र के लगभग मध्य में एक कोशिका पट्टिका सेल प्लेट का निर्माण होता है। आप देख रहे हो, ये तो है साइटोप्लाज्म दिखाया है, सेल है, न्यूक्लियस है और ये एक कोशिका पट्टी सेल प्लेट इनिशिएशन। तो मैं क्या बता रही हूँ कि केंद्रक के बाहर होने वाले जीव द्रव्य विभाजन को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं और साइटोकाइनेसिस के लिए स्पिंडल वाले क्षेत्र के लगभग मध्य में एक सेल प्लेट का निर्माण होता है,
इस पट्टिका के इस सेल प्लेट के निर्माण के लिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट्स के कण स्पिंडल के मध्य में एकत्रित हो जाते हैं तथा मध्य पटलिका मिडिल लैमेला बनाते हैं। वह परिधि की ओर बढ़कर पूरी हो जाती है। तो अपन देखते हैं बाद में इस पर सेल्यूलोज तथा अन्य भित्ति पदार्थों के जमाव के कारण प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो अपन क्या पाते हैं, इस प्रकार जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है और पुत्री कोशिकाएं गुणात्मक तथा क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक रूप से आपस में तथा जनक कोशिका से समानता रखती हैं। तो इस अवस्था मतलब साइटोकाइनेसिस के पूर्ण होने पर समसूत्री विभाजन समाप्त हो जाता है। तो अपन ने क्या देखा, माइटोसिस। अब माइटोसिस एंड मियोसिस में भी एक बार बेटा अंतर देख लेते हैं कि माइटोसिस व मियोसिस में अंतर क्या है, क्या क्या इनमें मेन अंतर है। तो मैं बोल रही हूँ, देखो ये है डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस में अंतर क्या है, तो मियोसिस में क्या हो रहा है, इस प्रकार का विभाजन मियोसिस जटिल होता है जो केवल जनन कोशिका में ही होता है, और माइटोसिस विभाजन सरल होता है जो माइटोसिस केवल कई कोशिका में होता है, और मियोसिस जनन में सहायक होता है, जबकि माइटोसिस जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा क्या है, मियोसिस को पूर्ण होने में कोशिका में दो निरंतर विभाजन होते हैं, जबकि माइटोसिस पूर्ण होने से कोशिका एक बार ही विभाजित होती है। चौथा अपन बात करते हैं कि मियोसिस प्रथम विभाजन हेटेरोडिपिक डिवीजन में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या आधी रह जाती है। मियोसिस प्रथम विभाजन में क्रोमोसोम्स की द्विगुणित संख्या आधी रह जाती है। मियोसिस द्वितीय होमोटिपिक समसूत्री विभाजन के समान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती है, जबकि माइटोसिस के फलस्वरूप 2 डॉटर सेल्स, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के समान रहती है। मियोसिस प्रथम की पूर्वावस्था जटिल होती है। मियोसिस प्रथम की जो पूर्वावस्था है वो बेटा जटिल होती है और बहुत लंबी होती है तथा 5 उप अवस्थाओं में डिवाइडेड होती है, वह बटी होती है। तो पूर्वावस्था किसे कहेंगे अपन, मतलब मियोसिस प्रथम की जो प्रोफेज है, पूर्वावस्था है, जटिल होती है, लंबी होती है, 5 उप अवस्थाओं में बटी होती है, और पैकेटिन उप अवस्था में 0.3% डीएनए का निर्माण होता है, जबकि माइटोसिस पूर्वावस्था प्रोफेज कम अवधि की व सरल होती है। डीएनए द्विगुणन पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज से पहले ही हो जाता है। अब मियोसिस में समजातों में सिनेप्सिस उपस्थित होता है और युग्मित जोड़े के गुणसूत्रों में पैरानीमिक कुंडलन होता है, जबकि माइटोसिस में सिनेप्सिस अनुपस्थित होता है और गुणसूत्रों में प्लेक्टोनेमिक कुंडलन होता है। मियोसिस में तो बेटा क्रोमोसोम्स में पैरानीमिक कॉइलिंग होता है, जबकि माइटोसिस में गुणसूत्रों में प्लेक्टोनेमिक कुंडलन होता है, और मियोसिस में सिनेप्सिस पाया जाता है और माइटोसिस में सिनेप्सिस अनुपस्थित होता है। मियोसिस में समजातों के बीच काइजमेटा बनते हैं तथा मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है और इसके फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। और यह दोनों क्रियाएं कौन कौन सी, काइजमेटा का फॉर्मेशन तथा क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं पाई जाती। अतः आनुवंशिक पदार्थ
अतः आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, अब मध्यावस्था प्रथम में समजात गुण सूत्रों का जोड़ा होता है। ठीक है, जो कि 4 क्रोमेटिड से टेट्राड से बना दिखाई देता है, जबकि माइटोसिस की मध्यावस्था में मेटाफेज में गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड्स डायड के बने दिखाई देते हैं, और मियोसिस की मेटाफेज मध्यावस्था प्रथम में समजात गुण सूत्रों का जोड़ा होता है, जो कि 4 क्रोमेटिड्स टेट्राड से बना दिखाई देता है। फिर मियोसिस में अपन बात कर रहे हैं पश्चज अवस्था, मतलब पश्चज अवस्था अपन किसको कहते हैं? पश्चज अवस्था में मतलब एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों के जोड़े का एक एक गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ता है, और पश्चज अवस्था 2 मतलब एनाफेज 2 में प्रत्येक गुणसूत्र एक एक क्रोमेटिड में बढ़ जाता है तथा चारों क्रोमेटिड एक एक पुत्री कोशिका में चले जाते हैं। जबकि पहले गुणसूत्र का माइटोसिस में पहले गुणसूत्र का सेंट्रोमियर 2 भागों में टूट जाता है, अतः आधा आधा गुणसूत्र अथवा एक एक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करता है, और दोनों पुत्री कोशिकाओं में एक एक क्रोमेटिड चला जाता है, और मियोसिस में बनने वाली संतति कोशिकाएं मात्र कोशिका से आनुवंशिक लक्षणों में भिन्नता प्रदर्शित करती हैं, जबकि माइटोसिस में संतति कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं के समान ही होती हैं, और इसमें मियोसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन अवश्यंभावी नहीं है, मतलब, और केंद्रक विभाजन के बाद माइटोसिस में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन अवश्य होता है। तो ये तो हो गई माइटोसिस की बात। अब लेते हैं अपन मियोसिस की बात करते हैं। तो मियोसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन है। तो माइटोसिस अपना कंप्लीट हो गया, ये मियोसिस की अवस्था है। अर्धसूत्री विभाजन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जनन अपन देखते हैं, जनन रिप्रोडक्शन सजीवों का मुख्य लक्षण है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। निम्न श्रेणी के प्लांट्स पादपों जैसे शैवाल, कवक आदि में मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सेल्स समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, किंतु उच्च श्रेणी के पादपों व जंतुओं में मुख्य रूप से लैंगिक जनन होता है। इन जीवों में लैंगिक जनन के समय नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ आपके